क्वेश्चन था विच इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी लोग 11th 12th से पढ़ रहे हैं, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सिंपल फॉर्मूला यूज करके ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected from the potassium metal surface for an incident light of 325 nanometer will be how much। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सभी को पता है क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सो देयर इज वन मेटल सरफेस, we incident some light on this metal surface and electrons get ejected from this metal surface। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी वेवलेंथ बताई गई है 325 नैनोमीटर, राइट। और हमें ढूंढना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे एक चीज गिवन है, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ पोटेशियम मेटल इज 564 नैनोमीटर। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो ये जो लाइट के रेज आ रहे हैं तो लाइट की अपनी खुद की एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू h इंटू म्यू, ठीक है। अब इस लाइट के एनर्जी में से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में चली जाती है, ठीक है। सो सपोज दैट एनर्जी इज h म्यू नॉट, ठीक है। अब ये जो h म्यू नॉट है, h म्यू मतलब एनर्जी, सो इसे बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। दिस इज आवर वर्क फंक्शन, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी दी है ना यहाँ पे, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो म्यू नॉट यहाँ पे दिया है दिस इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से इजेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी लगेगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये टोटल एनर्जी है लाइट की, उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से, तो यहाँ पे प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो 325 यहाँ पे लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 325 माइनस 564 जो थी वो हमें लिखनी पड़ेगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की जगह पे, ये है 564, ठीक है। और ये थी हमारी 325, दोनों को पुट कर दिया हमने, गुड। नाउ तो ये नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो। सो 1/325 इंटू 10⁻⁻⁹, अभी आ गई मीटर में, माइनस 1/564 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन बाकी है, सिर्फ ये कैलकुलेट करने का काम अभी बाकी रह गए, राइट। सो 10⁻⁻⁹ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम दोनों जगह से उसे कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो लेट अस डू दैट। 0.62, अब नंबर्स एक जगह लिखते हैं हम, 6.62 हो गया इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8 टू -9 है, ये हमने कॉमन निकाला 1/10⁻�9। तो यहाँ पर बाकी है 1/325 माइनस 1/564, ठीक है। समझ रहा है सबको, +8 वहां पे आने वाला है, क्या आने वाला है 10⁻⁻26, करेक्ट है। -34 + 8 क्या होगा, क्या होगा वहां पे -26 होगा। एंड ये जो 10⁻⁻9 है ये ऊपर जाके 10⁻9 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो और इसका आंसर क्या आता है बताओ, क्या आएगा इस ब्रैकेट का आंसर। कैलकुलेट करने के बाद आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है 0.001338, कैलकुलेट करके दे। और इस इंडाइस से इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 10⁻⁻26 इंटू 10⁻9। सो -26 + 9 अगर आप करते हो तो यहाँ पे आंसर आए -17, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप इस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका आंसर आने वाला है, यहाँ आंसर आ रहा है 0.02589, ठीक है।
अब आपको ऑप्शन जो दिए है वो ऑप्शन एक बार चेक करो कैसे दिए, देखो दीज ऑप्शंस आर गिवन, यहाँ पे ये -17 से 2 यूनिट कम करना पड़ेगा, सो -18 एंड -19, तो ये हमारी आ गई है काइनेटिक एनर्जी इन जूल। सो 2.585 यहाँ है पर ये 10⁻16 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एग्जैक्ट ये आंसर किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, गुड। So let us solve our next question which is also a numerical based question। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हमें, पर ये इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मेट इमिट हो रही है, उस लाइट की वेवलेंथ दी है यहाँ पे 337 नैनोमीटर, ठीक है। सो वेवलेंथ क्या दी है 337 नैनोमीटर एट एन आउटपुट पावर ऑफ 1 मिलीवैट, ये क्या है 1 मिलीवैट है। अब देखो 1 वैट का आंसर दिया है यहाँ पे, 1 वैट इज इक्वल टू, ये पढ़ो 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, ठीक है, ये क्या है जूल पर सेकंड, क्या है एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी है अभी यहाँ पे 1 मिलीवैट। मिली को अगर हमें कैंसिल करना है तो हम ये यहाँ पे हो जाएगा 1 × 10⁻³ वैट, ठीक है, मिली हमने हटा दिया। जैसे मिलीग्राम टू ग्राम अगर करना है आपको तो आप मल्टीप्लाई करते हो 10⁻³ से, ठीक है ना, वैसे ही मिलीवैट टू वैट अगर करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और क्या आएगा देखो, अब ये वैट का मतलब क्या होता है 10⁻³ जूल पर सेकंड। सो एक कोई भी बल्ब है आपके पास, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, और वहां से एक सेकंड में 10⁻³ जूल इतनी एनर्जी इमिट है, तो उसमें कितने टोटल फोटॉन प्रेजेंट, किसी भी तरह की एनर्जी अगर निकालनी है, सो वी यूज द फॉर्मूला h × म्यू। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी है क्या, देखो यहाँ पे हमें वेवलेंथ दी है, लाइट सोर्स इमिट रेडिएशन एट 337 नैनोमीटर, तो उसकी वेवलेंथ 337 नैनोमीटर है, तो हमें फ्रीक्वेंसी का कन्वर्जन करना पड़ेगा वेवलेंथ में, सो hc/λ, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एक सेकंड में कितनी इमिट होती है 10⁻³ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी है hc/λ, सो total energy divided by energy of 1 photon, this will gives us number of photon per second। समझ रहा है सबको, very easy। So let us write the formula। total number of photons emitted in 1 second। अब यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो ना, तो इसमें कितने फोटॉन्स है जो एक सेकंड में इमिट हो रहे हैं, इसका फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे फोटॉन को मिला के, इस सारे फोटॉन को मिला के कितनी एनर्जी होती है 10⁻³ और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है hc/λ, उनकी डिवीजन करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ फोटॉन मिलेंगे, राइट। सो इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इमिटेड in 1 second divided by energy of 1 photon। ठीक है, सो एक सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है टोटल, यहाँ पे देखो 10⁻³ जूल पर सेकंड, 10⁻³ जूल पर सेकंड, एंड व्हाट्स द एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन h × c डिवाइडेड बाय लैम्डा है, तो वो ऊपर जाके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा 337 नैनोमीटर, ये क्या है 337 नैनोमीटर। सो लिखो यहाँ पे 10⁻³ इंटू 337 नैनोमीटर है, पर हमें इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर में, सो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9 मीटर, ये न्यूमरेटर हो गया। h की वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इंटू c वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ अगेन पावर का सेक्शन एंड नंबर का सेक्शन हम अलग करते हैं, वो कैसे होगा देखो, यहाँ पे 337 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 3, ये अलग किया। अब यहाँ पे 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻34 इंटू 10⁸ ठीक है। अब ये पावर का सेक्शन सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 10⁻, ऊपर देखो 9 -9 -3 कितने होते हैं, -12, ठीक है। नीचे देखो -34 और 8 कितने होते हैं, -26, और ये एज इट इज, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16.9687, ठीक है। अब काम क्या बाकी है, सिर्फ ये एज इट इज कैरी करो, 10⁻⁻12 और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻26। इसका आंसर क्या आएगा, 10⁻14, राइट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16.968 इंटू 10⁻14। तो चलो लेट अस चेक दी ऑप्शंस। ऑप्शन में तो हमें 1 3 पॉइंट ऐसा दिया है ना, तो उसके फॉर्म में ला लेते हैं। 1.697 अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने ये डिजिट, अगर मैंने ये पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट किया है, मतलब नंबर कम किया है, तो मुझे ये पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 10⁻15, ठीक है। सो आंसर आ गया है 1.69 और 1.7 इंटू 10⁻15। ऑप्शन चेक करो, 1.7 इंटू 10⁻15। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है सबको। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो सभी को पता है, राइट। सो कैलकुलेशन कैसे करने हैं इसके ऊपर अटेंशन देना है हमें, ठीक है। ओके, सो लेट अस सॉल्व अदर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Re2Cl8 2- Re2Cl8 4-R। तो ये जो रेनियम के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, यहाँ पे डेल्टा टाइप बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्ड ऑर्डर जब निकालनी होती है तो हम कुछ अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज करते हैं, कुछ अलग डायग्राम यूज करते हैं। वो कौन सी है, ये सिग्मा, ये पाई और ये डेल्टा। ऊपर जाते वैसे ही डेल्टा स्टार, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ठीक है। तो कुछ इस तरह की डायग्राम हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये हम यूज करते हैं Re2Cl8 2- के लिए। पहली चीज हमें करनी है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सो यहाँ पे Re की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे। सो देखो 2x लिखा, प्लस 8 क्लोराइड आनायन है तो उनका होता है -8 चार्ज, विच इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन अ कॉम्प्लेक्स दैट इज -2, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू -2 + 8 + 6 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू +3। सो एक Re की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है यहाँ पे +3। मुझे बताइए Re कौन से मेटल के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट। और इस डी ब्लॉक का एलिमेंट ये है Mn, Tc एंड Re, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Nd5NS2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनका। अगर मैं यहाँ पे +3 करती हूँ, Re +3 करती हूँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, यहाँ से 2 चले जाएंगे, यहाँ से 1 चला जाएगा, तो बाकी क्या है यहाँ पे Nd4। समझ रहा है सबको। सो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, ठीक है। सो Re +3 में वी हैव Nd4। दूसरा Re है वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके पास भी कितने हैं, Nd4 है। 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हमें इस डायग्राम में फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इस लाइन के नीचे के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऊपर के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
सो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। क्या करते हैं हम आगे? हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, वो तो है ही नहीं, वो 0 है, डिवाइडेड बाय 2। सो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ गई 4, ठीक है। सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बॉन्ड ऑर्डर आ गई 4, Re2Cl8 2 माइनस, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 4 आई है और वो 4 एक ही ऑप्शन में दी है, ठीक है ना। तो दूसरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन में वो दी है। अगर आप दूसरा भी कैलकुलेट करो Re2Cl8 4 माइनस, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर आएगी 3, ठीक है। कैलकुलेट करके देखो Re2Cl8 4 माइनस, सेम मेथड, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इलेक्ट्रॉन को फिल करो और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला निकालो, इट विल बी बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो कोई भी आपको Re का कॉम्प्लेक्स दिया रखे, इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स दिखता है आपको जहाँ पे बहुत ज्यादा हैलाइड्स यूज किए हैं और वो कॉम्प्लेक्स 4, ये देखो ये 3D सीरीज का मेटल है, ये 4D का है, ये 5D का है। तो इस 5D सीरीज के अगर हैलाइड के कॉम्प्लेक्सेस से, तो वहां पे इस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, डेल्टा बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब तक तो आपने सिग्मा बॉन्डिंग सुनी होगी, पाई बॉन्डिंग सुनी होगी, पर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में डेल्टा टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूला से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, बोरैक्स इज कॉमनली रिटन एज Na2B4O7 dot 4H2O, but structurally it is related to the borate. It is related to the borate. The formula of relevant borate is, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि borate is nothing but anion। तो यहाँ पे जो भी बोरैक्स का फॉर्मूला दिया है उसमें से कैटायन निकालो, जो भी अनायन आपका बचेगा वो होगा बोरेट। सो कैटायन कौन है बताओ इसमें? सोडियम इज कैटायन। एक सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 सोडियम के 2 पॉजिटिव चार्जेस, अगर 2 सोडियम आप निकालते हो तो यहाँ आपके बोरैक्स के ऊपर B4O7 के ऊपर आने वाले हैं 2 निगेटिव चार्जेस, क्योंकि आपने 2 पॉजिटिव चार्जेस निकाल दिए, तो वो न्यूट्रलाइज किसको कर रहे थे? 2 निगेटिव चार्जेस को, तो वो 2 निगेटिव चार्जेस वहां पे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो सिंपल आंसर इज B4O7 2 माइनस, दिस इज करस्पॉन्डिंग बोरेट, ठीक है। लेट अस चेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू टेल मी कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे कौन कौन दिया है हमें? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगैंड NMe3 ट्राइमिथाइल अमाइन एंड Me3P ट्राइमिथाइल फॉस्फाइन with the metal ion Be2 plus, with metal ion Be2 plus, ये हमारा Be2 plus है, and Pd2 plus, this is palladium 2 plus. The correct statement is, तो हमें 2 मेटल दिए हैं, 2 लिगैंड्स दिए हैं, ठीक है। एक मेटल कौन है? Be2 plus है, दूसरा मेटल कौन है? Pd2 plus है। 2 लिगैंड कौन से है? देखो NMe3 एंड PMe3, NMe3 है, PMe3 है। आपको यहाँ पे एक हिंट देती हूँ, यहाँ हमें यूज करना है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। मतलब हार्ड एसिड जो है वो स्ट्रांगली बाइंड करेगा हार्ड बेस के साथ, ठीक है, और सॉफ्ट एसिड बाइंड करेगा सॉफ्ट बेस के साथ। इसे बोलते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो देखो जो भी मेटल कम साइज का है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो होता है हार्ड एसिड। तो इन दोनों में से बेरिलियम की साइज स्मॉल है तो ये है हार्ड एसिड। पैलेडियम इज आर सॉफ्ट एसिड। कैटायन है मतलब वो एसिड है, ठीक है। सारे कैटायन दे एक्ट एज एन एसिड। सो पैलेडियम भी एसिड है बट दिस इज सॉफ्ट एसिड,
बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज. अगर हम लिगैंड के बारे में देखें, सो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इसमें स्मॉल साइज किसकी है? नाइट्रोजन की. तो स्मॉल साइज का नाइट्रोजन, तो ये बेस हो गया यहाँ पे हार्ड बेस. ठीक है, सो हार्ड बेस कौन है यहाँ पे? NMe3. and who is soft base here? Soft base is PMe3. so hard acid always bind strongly with hard base, soft acid always bind strongly with soft base. ठीक है, so Be2 plus will bind strongly with NMe3 and Pd2 plus, palladium 2 plus will bind strongly with PMe3. so the binding is stronger for NMe3 with Be2 plus and for PMe3 with Pd2 plus. That's why the option number C is our correct answer. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है. आप जाके एक बार लिस्ट देखो कौन कौन से हार्ड एसिड होते हैं, कौन कौन से सॉफ्ट एसिड होते हैं, हार्ड बेस कौन से है, सॉफ्ट बेस कौन से है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो जाके एक बार लिस्ट चेक करो, हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस. So what is our concept? Hard acid bind strongly with hard base, soft acid bind strongly with soft base. तो जाके आपको अभी लिस्ट बनानी है. ठीक है, very good. So let us take our next question. Match the metalloprotein shown in column A with its biological function and metal center given in column B. तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन इज अ मेटालोप्रोटीन. ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? मेटालोप्रोटीन है. अब इसका फंक्शन है वो हमें कॉलम बी में ढूंढना है. हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है टू कैरी ऑक्सीजन इन अ ब्लड, और उसमें आयन प्रेजेंट होता है, ये सभी को पता है. सो लेट अस सी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड आयन. तो ये हो गया इसका आंसर. ठीक है, तो 1 इज मैच्ड विथ व्हाट? 1 इज मैच्ड विथ व्हाट? बी. ठीक है, 1 इज मैच्ड विथ बी. कार्बोनिक अनहाइड्रेज है यहाँ पे. अब ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है ना, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इट कंटेन्स जिंक एट इट्स एक्टिव साइट. कार्बोनिक अनहाइड्रेज एक एंजाइम है, वो क्या करता है? वो क्या करता है? CO2 का कन्वर्जन. कार्बोनिक अनहाइड्रेज देखो क्या करता है, CO2 में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके उसका कन्वर्जन H2CO3. दिस इज कार्बोनिक एसिड, इसीलिए तो उसका नाम क्या है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज. ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, राइट, और उसमें जिंक होता है. तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है? देखो, कन्वर्जन ऑफ CO2 टू H2CO3 एंड विच मेटल इज प्रेजेंट देयर? जिंक मेटल इज प्रेजेंट. दैट्स व्हाई आंसर ये आ गया. ठीक है, विटामिन B12. विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज अ कोबालामाइन. विटामिन B12 को हम कोबालामाइन बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन्स कोबाल्ट, राइट. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? एक ही ऑप्शन है, ऑक्सीजन. कोबाल्ट कहाँ पर है? देखो यहाँ पे, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन एंड दिस कंटेन्स कोबाल्ट. यहाँ पर कोबाल्ट होता है. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर. हीमोसाइनिन. हीमोसाइनिन इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन. हीमोसाइनिन क्या करता है? ऑक्सीजन ही कैरी करेगा, बट उसमें आयन की जगह कॉपर होता है, राइट. हीमोसाइनिन में कौन होगा? आयन की जगह पर कॉपर होगा. और वो क्या करेगा? हीमोसाइनिन क्या करेगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा और उसके एक्टिव साइट पे कॉपर होगा. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोरेज भी दिया है, बट ऑक्सीजन स्टोरेज का फंक्शन किसका है? मायोग्लोबिन का है. ये हमेशा याद रखना. ठीक है, so, इसका आंसर आ गया ये. So, अगर ये पेयर आप मैच करो तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. वेरी सिंपल. अगर एक दो भी आंसर पता है ना तो बाकी के आप मैच कर सकते हो. ठीक है, एक दो भी करेक्ट पता है तो बाकी के आप मैच कर सकते हो. ठीक है, तो एक बार जो भी मेटल्स है उसके फंक्शन से एग्जाम को जाने से पहले मेटल्स, देयर बायोलॉजिकल रोल, एंजाइम्स, उनके रोल, ये एक बार रीड करके जाओ. ठीक है, कंसिडरिंग द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एज अ गाइड, वैल्यू ऑफ n इन द कॉम्प्लेक्स. अब
फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या दिया है देखो, Mn CON C2H4 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स के पास 18 इलेक्ट्रॉन है और हमें ये ढूंढना है कि कार्बोनिल कितने हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स obeys the 18 इलेक्ट्रॉन रूल बट वी डोंट नो हाउ मेनी कार्बोनिल्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। अब देखो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Nd5NS2, तो उसके वैलेंस शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल के हम टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करते हैं, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 लिखा यहाँ पे। कितने कार्बोनिल है पता नहीं, n कार्बोनिल है और हर एक कार्बोनिल के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये n × 2 हो गया। C2H4 ये लिगैंड कैसा है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन वो मेटल को देता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है एक मेटल के सराउंडिंग में, ठीक है। जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे देखो n × 2 7 + 2 9, 9 यहाँ सब्ट्रैक्ट होके 9 आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर दिया है। सो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है हम उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। सो इज इक्वल टू 18 लिखने से पहले -1 करना पड़ेगा, देन इज इक्वल टू 18। यहाँ पे भी -1, देन 7 + 2 9, 9 - 1 8, 8 यहाँ पे गया, 10 आ गया, एंड दिस इज n × 2। सो n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 मतलब हमारे पास 5 कार्बोनिल्स प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, ये चला गया। सो आइदर B और E, इन दोनों में से कोई तो ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम। दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है देखो, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स दिया है वहां पे हमें मेटल मेटल बॉन्डिंग कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट अस कैलकुलेट हाउ मेनी कार्बोनिल्स आर प्रेजेंट देयर। So वो complex again we are writing here, hapticity 5 C5H5 hapticity 5 C5H5 कितने हैं, 4 टाइम्स है, ठीक है। Fe4 CON, Fe भी कितने हैं, 4 है, और CO कितने हैं, N है। अब देखो एक मेटल है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, 4 मेटल अगर दिए हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, 72, राइट। सो ये टोटल 72 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अब देखो Fe जब 4 देते हैं ना, आयन जब 4 होते हैं, सो दे फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक टेट्राहेड्रा ऑफ Fe, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसमें इस स्ट्रक्चर में कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 मेटल मेटल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है ना। अब हम पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, देखो हैप्टिसिटी 5 C5H5 कितने हैं, 4 है। सो 5 मतलब 5 का मतलब है वो एक लिगैंड 5 कार्बन से मेटल को अटैच है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे हमारे पास 4 लिगैंड्स है, प्लस आयन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने हैं, 8 × 4, 4 आयन है हमारे पास, इज इक्वल टू मेटल प्लस करना है, सॉरी मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, 6, और एक मेटल मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, हो गया, प्लस एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा और कितने CO है हमें पता नहीं, तो यहाँ पे N लिख दिया, और इन सबको मिला के होना चाहिए नंबर 72, ठीक है। अब देखो 5 × 4 20, 8 × 4 32, 6 × 2 12 प्लस 2n इज इक्वल टू 72। ये सब क्या आ रहा है देखो, 20 + 30 50, 52 62 64,
So 2n is equal to 72 minus 64. So 2n is equal to what? ये आंसर आ गया है हमारा, क्या आया आंसर? ये हमारा 8 आंसर आया, राइट, 8. सो दैट n की वैल्यू आ गई 4. सो कितने कार्बोनिल है यहाँ पे? 4 कार्बोनिल्स आर प्रेजेंट. तो देखो दोनों में भी 5 थे, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, बट सेकंड कॉम्प्लेक्स से हमारा आंसर क्लियर हो गया. दिस इज आर करेक्ट आंसर, 5 and 4. यहाँ पे देखो 10 कार्बोनिल कभी नहीं आते, आप कैलकुलेट करके देखो, आप n की वैल्यू 10 ले लो, वहां पे आपको मेटल मेटल बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे. ऐसा तो नहीं हो सकता कि चारों आयन जो बिल्कुल खुले हैं एक दूसरे के वन अनदर, दे आर नॉट फॉर्मिंग बॉन्ड विथ वन अनदर. ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो बिल्कुल उनको छोड़ दिया है अकेले अकेले, ऐसा कभी नहीं होता. ऑलवेज मेटल फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर. अगर वो बॉन्ड कंसिडर करने हैं तो ये 4 आंसर ही सही है. 10 अगर लेते हो आप कार्बोनिल तो वहां मेटल मेटल बॉन्ड नहीं आएगा, आप करके देखो, ठीक है, यू कैन ट्राई दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज टू रिएक्शन, अब हमें ये ढूंढना है इनर स्फीयर रिएक्शन कौन सी है, आउटर स्फीयर रिएक्शन कौन सी है. सो सिंपल बात, जहां पे लिगैंड एक्सचेंज हुआ है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दूसरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अगर लिगैंड गया है तो वो होती है इनर स्फीयर रिएक्शन. ठीक है, सिंपल सी बात. लिगैंड एक्सचेंज अगर हुआ है तो वो होती है इनर स्फीयर रिएक्शन. ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हुई है, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हुई है तो वो होती है आपकी आउटर स्फीयर रिएक्शन. तो लिगैंड एक्सचेंज कहाँ पे हुआ है? देखो यहाँ क्रोमियम को अटैच 6H2O है, यहाँ क्रोमियम को अटैच एक क्लोरीन आ गया, यहाँ कोबाल्ट के पास एक क्लोरीन था 5NH3, बट कोबाल्ट के पास तो 5NH3 है, कोबाल्ट तो चला गया. ठीक है, सो यहाँ लिगैंड का एक्सचेंज हुआ है. सो दिस वन इज इनर स्फीयर रिएक्शन. सेकंड देखो FeCN6 4 माइनस FeCN6 3 माइनस, ये ऑब्जर्व करो दोनों. सो 4 माइनस का कन्वर्जन हो गया 3 माइनस में, 4 माइनस का कन्वर्जन हो गया 3 माइनस में, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई. सो सेकंड रिएक्शन है आउटर स्फीयर रिएक्शन. ठीक है, सो फर्स्ट इज इनर स्फीयर, रिएक्शन 1 इज इनर स्फीयर एंड रिएक्शन सेकंड इज आउटर स्फीयर रिएक्शन. ठीक है, वेरी सिंपल. दैट्स व्हाई दिस इज आवर आंसर. कॉम्प्लेक्स Fe-phenanthroline, Fe-phenanthroline H2O4 2 plus, Fe-phenanthroline twice H2O2 2 plus and Fe-phenanthroline 2 plus. अब आपको पता है फेनांथ्रोलिन लिगैंड कैसा होता है, फेनांथ्रोलिन लिगैंड कैसा होता है पता है आपको? This is your phenanthroline ligand which contain 2 nitrogen. So this ligand is a strong field ligand. ये कैसा है? Strong field ligand है. और हमें ये पता है strong field ligand they form diamagnetic complex. वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हैं और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है. तो यहाँ पर थर्ड कॉम्प्लेक्स में तीनों फेनांथ्रोलिन दिए हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपल्सरी डायमैग्नेटिक होगा. ठीक है, सो थर्ड कॉम्प्लेक्स चाहिए हमें डायमैग्नेटिक. यहाँ पे डायमैग्नेटिक दिया है, ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे डायमैग्नेटिक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये भी ठीक है. अब देखो फर्स्ट कंपाउंड जो है, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ पे एक फेनांथ्रोलिन है और 4 H2O है. वाटर, दिस इज अ वीक लिगैंड एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड. अब मुझे बताओ, एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, 4 वीक लिगैंड है, किसका इफेक्ट ज्यादा है? वीक फील्ड लिगैंड का इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए वहां पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. मतलब ये जो आयन है हमारा,
ये 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब दिस इज 3d6। 3d6 अगर है, 3d6 अगर है तो ये ऑक्टाहेड्रल की डायग्राम है। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है और ये पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। तो फर्स्ट पैरामैग्नेटिक चाहिए, देखो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है, ये ऑप्शन तो पहले से ही कैंसिल हुआ है, तो ये पैरामैग्नेटिक हम नहीं ले सकते, तो आंसर आया है बी। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते? अगर ये तीनों फेनोल्फ्थालीन है, ये ऑक्टाहेड्रल की डायग्राम है, 6 इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6, अगर आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे बी। ठीक है, इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पार्ट फ्रॉम JNU 2018 क्वेश्चन।